थैंक यू सनिका। चलो भाई, आज हम बहुत ही फेमस टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। गलत बात, हम ओम्स लॉ के बारे में सिर्फ इतना जानते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर। V पोटेंशियल है, I करंट है, R रेजिस्टेंस है और R का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए। इसके अलावा कुछ मत पूछना। यस और नो? हमें ओम्स लॉ के बारे में 10th क्लास में इतना ही बताया गया था कि ओम्स लॉ में वोल्टेज करंट प्रोपोर्शनल होते हैं और अलग अलग मटेरियल से अलग अलग रेजिस्टेंस बनते हैं और वो रेजिस्टेंस रो एल वाई पे डिपेंड करता है। रो रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर और ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, लेकिन यहाँ यही पॉइंट ऑफ व्यू, ओम्स लॉ बहुत ही विस्तार से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। तो हेडिंग लगाएगी ओम्स लॉ। ओम्स लॉ तो फेमस इक्वेशन V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर, ये आता कहाँ से है वो भी देखेंगे और इसका रिवर्स इंजीनियरिंग भी देखेंगे, कैसे इसको हम समझ सकते हैं। ध्यान से सुनो प्यारे बच्चों, कहानी वही है एक कंडक्टर की जिसको हमने पोटेंशियल अप्लाई किया था, बैटरी लगाई थी। ठीक है, तो मान लो ये हमारा एल लेंथ का कंडक्टर है और इसको हमने बैटरी से जोड़ दिया है, V पोटेंशियल की बैटरी से जोड़ दिया है प्यारे बच्चे। तो जैसे ही हम बैटरी जोड़ते हैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। ये हमने कैपेसिटर में भी देखा था, बराबर। E इज इक्वल टू वी बाई डी, या डी बोले तो डिस्टेंस L है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। इसके कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के अंदर जो भगदड़ मची होती है, हमारे जो इलेक्ट्रॉन जिगजैग मोशन कर रहे होते हैं, याद है ना? हर इलेक्ट्रॉन अपनी मस्ती में मगन था, जिसका नेट मोशन क्या हो रहा था, 0 हो रहा था। अब वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होने लगते हैं। ड्रिफ्ट याद आ रहा है? ड्रिफ्ट होने लगते हैं। क्यों ड्रिफ्ट हो रहे हैं? क्योंकि ये सब खींचे जा रहे हैं प्यारे बच्चों किसकी ओर? पॉजिटिव चार्ज की ओर। दिख रहा है ना आपको? ऐसे सारे सोल्जर की तरह मार्च करने लग रहे हैं, ऐसे। अंडरस्टूड? और मैंने आपको एक वीडियो डिमॉन्स्ट्रेशन से बताया था कि इतना भी सीधा नहीं जाता है जितना सीधा ये दिख रहा है, एक कोलिजन करता हुआ जाता है। याद है ना? अपने नेबरिंग एटम के साथ ये कोलिजन करता हुआ जाता है, ऐसे जिगजैग मोशन। हर दो कोलिजन के बीच का समय मैंने आपको बताया था रिलैक्सेशन टाइम। हर दो कोलिजन के बीच का समय मैंने आपको बताया था रिलैक्सेशन टाइम। तो मैंने इसको बाहर निकाल के अगर मैं बताऊं तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है जो कि मूव हो रहा है इस डायरेक्शन में, मान लो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, मान लो, और यहाँ पहुंचते पहुंचते उसकी वेलोसिटी v हो चुकी है, तो मुझे बताओ उस पर कितना एक्सेलरेशन लगा? हमने बोला फोर्स बाय मास। फोर्स बाय मास। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स होता है QE और मास होता है m। मास होता है m। और कोलिजन होने से पहले उसको कितना समय लगता है? रिलैक्सेशन टाइम देख चुके हैं। तो काइनेमेटिकल इक्वेशन लगा देंगे बाय काइनेमेटिकल इक्वेशन। बोलो जल्दी से, बोलो क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू यू प्लस एटी। V इज इक्वल टू यू प्लस एटी। V इज इक्वल टू U का वैल्यू 0, A का वैल्यू ये है फोर्स बाय मास QE बाय M, और T का वैल्यू टॉ है, टॉ है। करेक्ट? तो दिस इज माय फाइनल वेलोसिटी। हमें एक की वेलोसिटी में भरोसा करना है या सबका एवरेज लेना है? कमेंट करेंगे। हमें एक की वेलोसिटी पे भरोसा करना है या सबका एवरेज लेना है? तो सभी जानते हैं ये एवरेज टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज टाइम। तो हमें वेलोसिटी भी सबकी एवरेज लेनी पड़ेगी। तो एवरेज वेलोसिटी को आप
ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बोलते हैं, जो कि दोनों का एवरेज होती है, u प्लस वी अपॉन टू, u प्लस वी अपॉन टू एवरेज, ये हो जाएगा v बाई टू। इसीलिए हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला बनता है, जल्दी बोलो, QE अपॉन ट्वाइस m इंटू टॉ। यह बात मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, QE अपॉन ट्वाइस m इंटू टॉ। दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसे क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नोट कर लो, इसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला जाता है। और मैं आपको इस पे भी कमेंट कर चुका था कि ये जो टू है, ये जो टू है कुछ टेक्स्ट बुक में देखने को मिलेगा, कुछ में नहीं मिलेगा, तो इसका टेंशन नहीं लेना है। और समझ गया तो रिप्लाई करो फटाक से, ऑलरेडी वी हैव सीन दिस। कमेंट फास्ट, वी हैव ऑलरेडी डन दिस। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू QE बाय m या फिर ट्वाइस m, डजंट मैटर, इनटू टॉ। टॉ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है दो कोलिजन के बीच का, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिससे वो ड्रिफ्ट हो रहे हैं, सरक रहे हैं बाजू में और करंट फ्लो कर रहे हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट कंस्टिट्यूट करवाती है, करंट कंस्टिट्यूट करवाती है, वी पोटेंशियल। क्लियर है प्यारे बच्चों? हाँ सर क्लियर है। चलो फिर आगे बढ़ेंगे, इसको संभाल के रखो, इसको अभी आगे यूज करने वाला हूं मैं। फिलहाल हम ओम्स लॉ के फॉर्म पे चर्चा करते हैं। देखो 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 देखो, V इज इक्वल टू IR कैसे आता है? हम जानते हैं प्यारे बच्चों कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता जाएगा, उतनी चार्ज की डेंसिटी भी बढ़ते जाएगी। फील करते जाओ, जितना हाई पावर का बैटरी लगाओगे, फटाफट फटाफट चार्ज बाहर निकलना शुरू होगी, डेंसिटी बढ़ जाएगी। यस सर नो? तो हमने ऐसे पढ़ा है कि डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड होती है, बराबर। और इसका अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओ तो वो सिग्मा होता है, सिग्मा। कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, क्या आपने बड़ा बैटरी लगाया, अगर अच्छा कंडक्टर होगा, फटाफट फटाफट चार्ज को फेंकते जाएगा। वही अगर तुम बैड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर को लगाओगे ना, कितना भी बड़ी बैटरी लगाओ, कोई फायदा नहीं। अंडरस्टूड? सो दिस इज माई J इज इक्वल टू सिग्मा E दैट वी हैव ऑलरेडी सीन, बराबर। J का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? वो होता है सर करंट अपॉन एरिया, हाँ या ना? करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, सिग्मा। और इलेक्ट्रिक फील्ड ये है वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस, V बाय L, V बाय L, V बाय L। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, V को ऐसे रहने दो और बाकी टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेगी तो ये हो जाएगा L अपॉन A, सिग्मा अपॉन में चला जाएगा और I इधर ऐसे ही रहेगा। देखो भाई, कोई डिफिकल्टी इसमें? क्रॉस मल्टीप्लाई किया है खाली। 1 अपॉन सिग्मा आप जानते हो रो होता है, रो, जिसको हम रेजिस्टिविटी के नाम से जानते हैं, रेजिस्टिविटी। और अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो ये जो ब्रैकेट में वाली टर्म है, इसको आप R लिखते हो, R। R स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, कि कंडक्टर कितना अपोजिशन दे रहा है करंट को, वो रो L बाय A होता है। और बातों ही बातों में आपने देखा है हमारा ओम्स लॉ का फॉर्म आ चुका है। तो ऊपर जो ब्रैकेट में डाला हुआ है ये वाला,
ये वाला फॉर्म, और ये जो नीचे डाला हुआ है ये दोनों ही ओम्स लॉ के अलग अलग फॉर्मेट है। आपने बचपन में ये वाला फॉर्म पढ़ा है, V इज इक्वल टू आई आर, और ऊपर वाला फॉर्म वेक्टर फॉर्म भी बोलते हैं इसको, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो दो फॉर्म याद रखने हैं, J इज इक्वल टू सिग्मा E या V इज इक्वल टू आई आर, जहां पर R का वैल्यू क्या है बोलो, जहां पर R का वैल्यू बचपन से पढ़ रहे हो रो L बाई ए, रो L बाई ए। तो व्हाट डज इट शोज कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मतलब जितना लंबा कंडक्टर लोगे बेचारे चार्ज को उतना लंबा रास्ता ट्रेवल करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस ज्यादा। नंबर 2, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मतलब जितना थिक वायर लोगे जितना एरिया ज्यादा रहेगा उतना अपोजिशन कम होगा। यही कारण है कि हमें जहां ज्यादा करंट की जरूरत पड़ती है हम थिक वायर लेते हैं, ज्यादा वायर लेते हैं। अंडरस्टूड दिस? और रो पे चर्चा करते हैं, अभी रो पे चर्चा जारी रहेगी। ठीक है, नोट ऑफ इट, नोट कर लिया जाए प्यारे बच्चों। कर लो नोट। कर लिया, बहुत अच्छी बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। सुबह से आपको दो फॉर्म याद रखने हैं, ये वाला। अभी देखो, अभी देखो, अब हम रो पे और सिग्मा पे चर्चा करते हैं, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। पॉइंट नंबर 2, अगेन एक और बात हम जानते हैं कि हमरा जो करंट का फॉर्मूला है बेसिक, I इज इक्वल टू NEAVD, याद है ना, I इज इक्वल टू NEAVD, I इज इक्वल टू NEAVD, वेयर VD का फॉर्मूला अभी मैंने आपको 10 मिनट पहले लिखा के दिया था, क्या था बता सकते हो? VD का फॉर्मूला क्या था बता सकते हो? जल्दी से बोलो, जल्दी से। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर VD? बोलो भाई। QE डिवाइडेड बाय ट्वाइस M इंटू टॉ, यस सर नो? बोला था मैंने, 2 को निग्लेक्ट भी किया तो चलेगा। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। बस ये कहानी को यहाँ पुट कर दो, तो हमारा जो I है वो क्या बन जाएगा बोलो, NE। देखो E मतलब भी चार्ज है और Q मतलब भी चार्ज है, दोनों इलेक्ट्रॉन के चार्ज है, तो मैं इसको E ले लेता हूँ, चलेगा? बोलो भाई, चलेगा? सो NEA और VD की जगह पर ये कहानी आ जाएगी, EE बाय ट्वाइस M इंटू टॉ, इंटू टॉ। 2 को फिलहाल निग्लेक्ट मारो। अब अगर इस A को मैं नीचे ले लेता हूं तो I अपॉन A क्या हो जाएगा? I अपॉन A क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? J हो जाएगा, J, ठीक है। और ये हो जाएगा N E इंटू ई, ई स्क्वायर हो जाएगा, E इंटू ई, ई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इंटू टॉ डिवाइडेड बाय ट्वाइस M। ये कहानी ऐसे लिखी है और साइड में बचा है E। देखो भी स्टेप समझ आई क्या? हैव यू अंडरस्टूड द स्टेप? मैंने कुछ नहीं किया है, खाली उनको अरेंज किया है। I के अपॉन में A ले लिया है और E को छोड़कर बाकी क्वांटिटी पहले लिख ली है। हैव यू अंडरस्टूड दिस स्टेप? हैव यू अंडरस्टूड दिस स्टेप, यस और नो? बहुत अच्छे। अब जरा बोलो, लेफ्ट साइड वाली क्वांटिटी क्या है? J है, J। लेफ्ट वाली साइड क्वांटिटी क्या है?
जे है, और ये जो बीच में लिखी हुई क्वांटिटी है, क्या हम इसको सिग्मा समझ सकते हैं? सिग्मा कैसे सर? अरे प्यारे बच्चों, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई होता है ना, सिग्मा ई। तो कंपेयर करो, कंपेयर करो दोनों को, तो आपको दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा कि सिग्मा का वैल्यू जो आया है वो आया है एम ई स्क्वायर इंटू टॉ डिवाइडेड बाय एम, डिवाइडेड बाय एम। देखो यहाँ पे निग्लेक्ट किया मैंने टू को, निग्लेक्ट किया है टू को। फिर से देखो, सिग्मा का मतलब होता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, कंडक्टर की, जो आपको अलाउ करता है चार्जेस को पास होने के लिए। जैसे हमारे रोड, रोड में भी दो प्रॉपर्टी होते हैं, देखो समझो बात को। हर चीज में अच्छाई बुराई दोनों होती है, ह्यूमन बींग में भी। वैसे हमारा रोड क्या करता है, देखो रोड अगर साफ प्लेन रहेगा तो वो व्हीकल को कंडक्ट करेगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं रोड का जो मटेरियल है, चाहे वो ब्लैक रहे कंक्रीट रहे, वो बांध के रखता है ना व्हीकल को। अरे यार तुमने फ्रिक्शन पढ़ा है ना, एकदम ही टाइल्स जैसा रोड रहेगा तो स्लिप हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं वो अपोजिशन भी तो कर रहा है, रोक के रख रहा है। मटेरियल, स्पीड ब्रेकर, बहुत सारी चीजें डाली जाती है उसमें। अरे गेटिंग माई पॉइंट? तो दोनों प्रॉपर्टी होती है रोड के पास, कंडक्शन की भी और रेजिस्टेंस की भी। जहां ज्यादा डेंजर होता है वहां ब्रेकर भी डाले जाते हैं, रेजिस्टेंस। वैसे ही यहाँ पर भी कंडक्टर के पास दोनों प्रॉपर्टी होती है, टू फ्लो द चार्ज एंड टू सम अपोज द चार्ज। जीरो अपोजिशन रहेगा, इतने चार्जेस फ्लो हो जाएंगे विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कि हमारा कंडक्टर डैमेज हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और अगर चार्ज फ्लो ही नहीं होगे, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा, तो वो कंडक्टर कंडक्टर नहीं रहेगा, वो इंसुलेटर बन जाएगा। कहानी समझ आई हो तो रिप्लाई करो। हैव यू अंडरस्टूड द स्टोरी? हर चीज के पास में दोनों प्रॉपर्टी होती है, कंडक्ट करने की भी और रेजिस्ट करने की भी। अब फिलहाल जो कंडक्टर की कंडक्टिविटी है वो किन बातों पे डिपेंड कर रही है, ध्यान से सुनो। नंबर वन, स्मॉल एन। स्मॉल एन का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज विद इन अ वॉल्यूम। जैसे मैं एल्यूमिनियम का टुकड़ा लेता हूं और एक आयरन का टुकड़ा लेता हूं, दोनों का 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो दोनों के अंदर अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। दिस इज कॉल्ड कंसंट्रेशन, एन पर मीटर क्यूब। नंबर टू है टॉ, रिलैक्सेशन टाइम। आयरन में और एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन का कोलिजन का समय अलग अलग होगा। हो सकता है आयरन के 0.02 सेकेंड में कोलाइड हो रहे होंगे, और एल्यूमिनियम के उससे भी जल्दी कोलाइड हो रहे होंगे, पॉसिबिलिटी है। मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि यहाँ से पता चल रहा है कि सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉ है, टॉ। बाकी की बातें कॉम्प्लीमेंट्री है। जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिंदगी में कभी तुम्हारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट। और ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो भी फिक्स होता है, 1.6 10⁻⁻19। तो इनको तो बोल ही नहीं सकते हैं कि इन पे डिपेंड कर रहा है, ये तो बेचारे अपनी अपनी जगह पर कांस्टेंट है। मटेरियल टू मटेरियल क्या चेंज हो सकता है, वो ये दो चीजें हैं, कंसंट्रेशन अलग अलग मटेरियल में अलग अलग, और रिलैक्सेशन टाइम अलग अलग मटेरियल के इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट हो सकता है। हैव यू अंडरस्टूड द कहानी? सो टेक अ स्क्रीनशॉट, जो खाली ब्रैकेट में डाला है वो रिमेंबर रखना है, बाकी तो सारी स्टोरी है। ठीक है, तो इन डिटेल आई हैव एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग कि कंडक्टर के अंदर क्या होता है। तो ले लिया स्क्रीनशॉट, शैल आई मूव ऑन? ओके सर, दिस इज कॉल्ड, हमने दो फॉर्म देखा अभी किसके, ओम्स लॉ के।
V is equals to IR is called scalar form and J is equal to sigma E is called कौन सा फॉर्म? वेक्टर फॉर्म. क्योंकि J भी वेक्टर क्वांटिटी है और सिग्मा भी वेक्टर क्वांटिटी है. सिग्मा नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी. सिग्मा स्केलर है, सिग्मा स्केलर है. चलो फिर ओम्स लॉ. तो क्या बात पता चली ओम्स लॉ से? V इज इक्वल टू IR बराबर. अगर मैं I को डिनोमिनेटर में ले लूं तो V बाय I क्या हो रहा है? रेजिस्टेंस हो रहा है. V बाय I क्या हो रहा है भाई? रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस कैसे समझेंगे? देखो, जैसे जैसे हम बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट फ्लो भी बढ़ता जाएगा. इमेजिन करो मैंने वोल्टेज डबल कर दिया है और फील करो करंट भी डबल हो गया है. ऊपर भी 2 नीचे भी 2, रेशियो तो कांस्टेंट है, 2 2 कैंसिल. हरी बात समझ में? इसीलिए बोला जाता है कि रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करता है, तो खाली दिख रहा है कि इन पे डिपेंड है. इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज है, इंडिपेंडेंट ऑफ करंट, वो तो मटेरियल पे डिपेंड करता है. अभी देखा था हमने. देखो जी, अगर मुझे ऐसा ग्राफ दे दिया जाए वोल्टेज वर्सेस करंट, वोल्टेज वर्सेस करंट, और आपको बोलेगा भाई ड्रॉ करो कि ग्राफ कैसे आएगा. तो अभी मैंने बोला नो बैटरी नो करंट, जीरो. V वोल्टेज, V I करंट, डबल वोल्टेज डबल करंट, ट्रिपल वोल्टेज ट्रिपल करंट. कैन यू टेल मी ग्राफ कैसे बनेगा? देख चुके हो बचपन में. V वर्सेस I का ग्राफ कैसे बनता है? जल्दी बोलो. वेरी गुड बच्चों. इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. ओरिजिन ओरिजिन. हाँ सर. जिसका स्लोप क्या होता है प्यारे बच्चों? जिसका स्लोप होता है tan थीटा. याद है ना? dy बाय dx, dy बाय dx इक्वल टू tan थीटा. और आप जानते हो dy बाय dx ये दिख रहा है ना यहाँ से, dv बाय di, tan थीटा इज इक्वल टू r है r. तो कहानी पता चली कि वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ होता है उसका स्लोप रेजिस्टेंस के बराबर होता है. उसका जो स्लोप होता है वो रेजिस्टेंस के बराबर होता है. फॉर एग्जांपल आपको जेईई मेंस में कैसे प्रश्न आया था? देखो, आपको बोला था कि ये V है, ये I है, और आपको दो ग्राफ दिए हुए थे. ये 30 डिग्री है और दूसरा ग्राफ मैं ड्रॉ करता हूं. दूसरा ग्राफ 60 डिग्री पे रेड से जो मार्क किया है. नंबर 1 नीचे वाला, नंबर 2 ऊपर वाला. तो बोलो R1 अपॉन R2 क्या होगा? R1 अपॉन R2 क्या होगा? जल्दी बोलो. लेफ्ट साइड में देखो R किसके बराबर है? बोलो प्यारे बच्चों, R1 अपॉन R2 क्या होगा? ग्राफ नंबर 1, ग्राफ नंबर 2. आ रहा है क्या समझ में? R1 अपॉन R2 होगा सर tan थीटा का रेशो. tan 30 अपॉन दूसरे वाले का tan 60 है. अंडरस्टूड? tan 30 1/√3 और tan 60 √3 अपॉन 1. ठीक है, तो ये रेशियो आना चाहिए 1/3.
रेशियो आना चाहिए 1/3। तो आई कैन से दैट क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर R2 का वैल्यू 3 गुना है R1 के। यस, तो जितना ग्राफ ऊपर जा रहा है समझ लो रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। बताओ भैया कहानी समझ आई क्या? दिस इज कॉल्ड स्लोप ऑफ ओम्स लॉ, स्लोप ऑफ VI कर्व। अंडरस्टूड दिस मच? ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। एक बात नोट करके रखना, अगर गलती से नहीं जानबूझकर क्वेश्चन में आई ऊपर और वी नीचे दिया, आई वाई एक्सिस पे और वी एक्स एक्सिस पे दिया, तो बोलो कहानी क्या होगी? कमेंट करो यार, सुना नहीं है, बी एक्टिव इन द क्लास। अगर वाई एक्सिस पे आई दिया जाता है और एक्स एक्सिस पे वोल्टेज दिया जाता है तो कहानी में क्या चेंज आएगा? कमेंट करो। वहां पर टेन थीटा आर के बराबर होगा या 1/r के बराबर होगा? वहां पर स्लोप ऑफ द कर्व आर होगा या 1/r होगा? हाँ, वहां कहानी 1/r होगी। और 1/r आप जानते हो, बचपन में पढ़ा है आपने, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड, बोलो बोलो बोलो, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड, हाँ भाई दो कमेंट, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड, वेरी गुड, कैपिटल जी। जी स्टैंड कंडक्टेंस, जी स्टैंड फॉर कंडक्टेंस। तो जैसे रेजिस्टेंस करंट को, चार्जेस को अपोज करने की प्रॉपर्टी है, वैसे ही कंडक्टेंस चार्ज को फ्लो करने की प्रॉपर्टी। जैसे रोड में दोनों प्रॉपर्टी थी, व्हीकल को जाने देने की भी और कहीं ना कहीं अपोज करने की भी, वैसे ही कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस होता है। बच्चों प्यारे, तो हेडिंग लगाओ रेजिस्टेंस। अब कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमेगी, रेजिस्टेंस। So it is an property of material, property of material। इस चैप्टर के लिए मटेरियल का मतलब कंडक्टर है, कंडक्टर है। which opposes the flow of electric current। यह एक ऐसी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी समझते हैं ना आपको, वो इनबिल्ट होती है उसके अंदर, वो उसको सिखाना नहीं पड़ता है। ठीक है, मछली के बच्चे को जैसे तैरना नहीं सिखाना है, वैसे रेजिस्टेंस मटेरियल की खुद की प्रॉपर्टी है वो, राइट। और व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ओमिक डिवाइसेस? ध्यान से सुनना, मैंने एक शब्द लिखा है ओमिक डिवाइसेस। ओमिक डिवाइसेस मतलब वो डिवाइस जो ओम्स लॉ फॉलो करते हैं। हाँ, सारे डिवाइस ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते हैं। जैसे जो आपने सेमीकंडक्टर पढ़ा होगा, तो सेमीकंडक्टर का ग्राफ आपको पता है, जीरो से स्टार्ट होता है और हौले हौले पैराबोलिक बन जाता है, हाँ ना? वो नॉन ओमिक डिवाइस है, ये ओमिक डिवाइस है। तो जो ओम्स लॉ फॉलो करते हैं उनके लिए फॉर्मूला होता है रो L/A। यही कारण है आपने सेमीकंडक्टर में ये फॉर्मूला कभी नहीं पढ़ा, क्योंकि वो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते हैं। अंडरस्टूड दिस? R इज इक्वल टू रो L/A, या फिर आप इसी को लिख सकते हो, R इज इक्वल टू, बोलो 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 बोलो, 1/रो को क्या लिखोगे? सिग्मा, रेसिप्रोकल। ठीक है, सो कहानी बनती है, यहाँ पर रो का नाम है रेजिस्टिविटी। ठीक है, इसका यूनिट क्या रहेगा? सोचो सोचो सोचो। और सिग्मा का नाम रहेगा कंडक्टिविटी। यूनिट बोलो भाई, यूनिट 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 यूनिट। देखो यूनिट बनाते हैं, आर का यूनिट बनाते हैं सबसे पहले रो। अच्छा ठीक है,
आर का यूनिट हमें पता है, रो का बना लेंगे अपन, ठीक। आर का यूनिट मान लो ओम है, रो का यूनिट नहीं पता, एल का यूनिट मीटर और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो मीटर से मीटर कैंसल और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो रो का यूनिट बन जाएगा ओम डैश मीटर, ओम मीटर। और इसका उल्टा बच्चों, ओम का रिवर्स क्या होता है रेसिप्रोकल यूनिट में? ओम का यूनिट क्या होगा, उसको पढ़ते भी उल्टा है, मोह, MHO, मोह पढ़ेगी उसको, मोह, MHO। और मीटर का हो जाएगा पर मीटर, मोह पर मीटर। अंडरस्टूड दिस? मोह पर मीटर। चाहे तो लिखने में उसको कभी कभी टेक्स्ट बुक में ऐसे लिखते हैं, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं उसको टेक्स्ट बुक, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, अपनी अपनी मर्जी है। तो मैंने आपको कहानी बता दी है कि हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो खाली ओमिक डिवाइसेस के लिए डिफाइन है इस चैप्टर में। और ओमिक डिवाइसेस का मतलब वो डिवाइस जो ओम्स लॉ फॉलो करते हैं, और उनके लिए फॉर्मूला होता है R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, जहां पर L लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और सिग्मा और रो का मीनिंग कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी है। अंडरस्टूड? चाहे तो रेजिस्टेंस का यूनिट साइड में लिख दो, या तो ओम रहेगा या तो फिर वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। यस बेटा, उसको सीमेन बोलते हैं, साइमन नहीं है, सीमेन। सीमेंस भी एक यूनिट है इसका, इसका कंडक्टिविटी। लिख लो भाई, कितना नोट कर लो। और एक और बात नोट कर लो कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज कंडक्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज कंडक्टेंस, डिनोटेड बाय G, G से डिनोट करते हैं उसको। कैसे डिनोट करते हैं भाई? G से, G से, G से, ठीक है, G से। ओम इनवर्स या फिर सीमेंस पढ़ते हैं उसको, G का यूनिट रहेगा ओम इनवर्स या फिर सीमेंस, SEMEN, सीमेंस। इसलिए इसको भी आप सीमेन पर मीटर बोल सकते हैं। ओम इनवर्स मतलब सीमेन, या मोह भी बोलते हैं इसको। क्लियर? सो टेक अ नोट ऑफ इट। छोटी छोटी बातें हैं, ज्यादातर बातें आपको ऑलरेडी पता थी, और जो नहीं पता थी वो मैंने बता दिया आपको। क्लियर है भाई? चल बड़े आगे। समय है अपने पास में क्वेश्चन सॉल्व करने। चलिए एक आधा क्वेश्चन हो जाता है। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन कॉपर वायर, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन
कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है 2 mm स्क्वायर, 2 मिलीमीटर स्क्वायर उसका एरिया दिया है, कैरिंग 1 एम्पियर करंट, 1 एम्पियर करंट कैरी कर रहा है। द कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर, आपको कॉपर की कंडक्टिविटी भी दी है, ऑफ कॉपर इज 6.25 10⁻⁷ सीमेंस पर मीटर, कैपिटल एस लिखते हैं, सीमेंस पर मीटर। ठीक, ऐसे कुछ हमें क्वेश्चन दिया है। देखो टू बी फ्रैंक एक बात बताता हूँ आपको मैं, वही के वही बहुत सारे फॉर्मूलाज हमें दिखते हैं कि यार ये भी फॉर्मूला है वो भी फॉर्मूला है, बट अगर आप सारांश देखोगे कहानी इर्द गिर्द ही घूमती है। ठीक है, और वही फॉर्मूला फिर हमें विलेन जैसे लिखाई देते हैं कि इसी ने कौन किया होगा। तो आई वांट टू से, नहीं भी फॉर्मूला याद हो रहा है ना, हेडेक मत लो, टेंशन मत लो, जो बेसिक चीजें है वो याद रखो, बेसिक फॉर्मेट। कैसे देखो, सबसे पहले गिवन डेटा लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड कॉपर वायर में पता करनी है, तो E इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, खुद ब खुद आपको रियलाइज होगा कि क्या लगने वाला है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 mm स्क्वायर, तो मिलीमीटर का स्क्वायर -6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, और कंडक्टिविटी सिंबल तो हमें पता ही है, सिग्मा, सिग्मा 6.25 10⁻⁷। अब डेटा देखकर सोचना कि इन चीजों में क्या रिलेशन है, आप खुद बता दोगे, आप खुद बता दो। जैसे आय का मुझे एक फॉर्मूला याद है, NEAVD, लेकिन मैं देखता हूं दूर दूर तक ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं है, छोड़ो। दूसरा फॉर्मूला मैं देखता हूं सिग्मा और ई में, ये वाला J इज इक्वल टू सिग्मा ई, फिर मैं सोचता हूं मेरे पास J नहीं है, बट क्या J निकाला जा सकता है I/A से? कमेंट करो जल्दी से। हाँ, बस लग गया ना लॉजिक, सोचते चलो और रिजेक्ट करते चलो, नहीं ये नहीं लगेगा ये नहीं लगेगा, थोड़ा समय लगेगा लेकिन हो जाएगा। तो J को हम I/A लिख सकते हैं, और मुझे नहीं लगता इसके बाद मुझे कुछ भाषण देने की जरूरत है, काम खत्म हो चुका है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, E का वैल्यू आ जाएगा I/σA, I का वैल्यू 1 एम्पियर है, सिग्मा का वैल्यू 6.25 10⁻⁷, और एरिया का वैल्यू ये है 2 × 10⁻⁻6। करो तो 6.25 का डबल हो जाएगा 12.5 बराबर इंटू 1, 12.5 इंटू 1, 1/25, 1/125। देखो ये हो जाएगा 125, मतलब 12.5, और 10⁻1 बच रहा है ये, तो I'll डायरेक्टली राइट 1/125 बचेगा। करेक्ट। अब लॉग टेबल में इसका रेसिप्रोकल ढूंढते मत बैठना, 1/125 को कैसे सॉल्व करते हैं देखो, 1/125 को कितने बार मल्टीप्लाई करोगे तो कोई अच्छा सा नंबर आ जाएगा, प्यारा सा नंबर जिसको हम इजीली सॉल्व करें। 125 का डबल 250, उसका 4 गुना 500 बराबर, फिर 4 गुना का 8 गुना क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा ना, 1000। तो आई वांट टू से 1000 से मल्टीप्लाई और 1000 से डिवाइड कर दो, इजीली कैंसिल हो गया ये 8, और ये पावर को ऊपर लेके चले जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 8 10⁻⁻3 न्यूटन प्रति कूलम, सिंपल। तो जैसे मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाना पड़ता है,
रेजिस्टेंस को अपोजिशन नहीं सिखाना पड़ता है, उसी तरह जेई स्टूडेंट को ये कैलकुलेशन नहीं सिखाने आना चाहिए, ये खुद ब खुद आने चाहिए। प्रैक्टिस, जहां प्रॉब्लम जाएगी उसका सॉल्यूशन ढूंढना है, इसी का नाम इंजीनियरिंग है प्यारे बच्चों।